अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, यहां पर आपका खुशामदीद है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम अपने इख्तिताम को पहुंचा था। चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम हमने पूरा पढ़ लिया था। आज के दिन हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे एमसीक्यूज को, जो कि आपके सेक्शन ए के अंदर आने वाले हैं, उन सारे एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सारे एमसीक्यूज को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन ए, चैप्टर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, क्लास 10th, ठीक है ना, 10th क्लास। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, N2O4 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 के अंदर। N2O4 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल एरो लिखा हुआ है। डबल एरो का मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। डबल एरो का मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है रिएक्शंस दैट प्रोसीड ऑन बोथ साइड्स, वो रिएक्शंस जो दोनों साइड्स में, दोनों डायरेक्शंस में प्रोसीड होते हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी प्रोसीड होते हैं। आगे भी जाते हैं, पीछे भी जाते हैं। ये रिएक्शंस कौन से होते हैं? ये रिएक्शंस होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स भी कन्वर्ट हो सकते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू, रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे। दिस इज टर्म्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर, ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि सिर्फ एक साइड में प्रोसीड होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शंस में स्टैब्लिश होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। केमिकल इक्विलिब्रियम उसी सूरत में स्टैब्लिश होगा जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस में दोनों होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में सिर्फ फॉरवर्ड होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का चेंज होना पर यूनिट टाइम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत ही कम आयोनाइज होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो बहुत कम आयोनाइज हो सॉल्यूशन के अंदर, कंप्लीटली आयोनाइज ना हो, वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है CH3COOH, अभी इसी की बात करी थी, वापसी आ गया। CH3COOH कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बोथ। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अगर आप पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर ना सीधा सीधा लिखा हुआ है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर। तो रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टेंट भी होता है। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किस चीज में? रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हो जाएगा और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो प्रोडक्ट भी रिएक्टिंग सब्सटेंस हो जाएगा कि प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, बोथ। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर, व्हेन अ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के, तो जब इक्विलिब्रियम जो स्टैब्लिश होगा वो इक्विलिब्रियम कौन सा कहलाएगा, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। सही ना, ये हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 10 के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व हैं और प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों के दोनों एक ही फेज के अंदर है, दोनों सेम फेज के अंदर है, वन फेज यानी कि सेम फेज है, तो हम कहेंगे कि यह केमिकल इक्विलिब्रियम है, होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि यहाँ पे डिफरेंट फेज होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट फेज होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 11 पे हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट फैक्टर्स विल चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। विच फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स कैन चेंज, विल चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो टेम्परेचर भी चेंज कर सकता है, प्रेशर भी चेंज कर सकता है, वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है, और इसके ऊपर एक लॉ अप्लाई होता है, वो लॉ है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सही ना, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम को इन तीनों फैक्टर्स से डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 12, एमसीक्यू नंबर 12 के अंदर हमसे कहा जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी या जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 13 के नाम से कहा जा रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि सिंगल फेज पे एस्टेब्लिश होगा, वन फेज पे, सिंगल फेज पे या सेम फेज पे एस्टेब्लिश होगा, वो कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 14 के नाम से पूछा जा रहा है, कंसीडर द रिएक्शन N2O4, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, NO2 में। N2O4 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 के अंदर, और 2NO2 भी वापसी कन्वर्ट हो सकता है N2O4 के अंदर। तो इसमें आप इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को आगे पीछे करके, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूँ, change of concentration will disturb, change of concentration will disturb the equilibrium, will disturb the इक्विलिब्रियम। सही ना, चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। जैसे N2O4 है ना, तो N2O4 अगर आप बढ़ा देंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, N2O4 कम कर देंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, NO2 बढ़ा देंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, NO2 कम करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। अ कैटलिस्ट मेयरली स्पीड्स अप, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाए। तो कैटलिस्ट स्पीड अप करने के लिए क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन को स्पीड अप करता है इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंचने के लिए, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करके वो बेसिकली रिएक्शन को तेज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है और इस तरह कैटलिस्ट जल्दी से इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 16 के नाम से पूछा जा रहा है, इंक्रीज ऑफ प्रेशर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन, इंक्रीज ऑफ प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा, जहां पर आप ये समझ लें जहां पर रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा हो, लिख देता हूँ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर हो जहां, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जहां पे कम हो, वहां पे इंक्रीज ऑफ प्रेशर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें N2 और O2 दोनों के मिला के टोटल कितने मोल्स हैं, तो दोनों के मिला के यहाँ पे 2 मोल्स हैं, और यहाँ पे भी 2NO भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो दोनों पे नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर है। जब नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर है तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो PCl5 के अंदर 1 मोल है, और PCl3 प्लस Cl2 इधर टोटल मिला के 2 मोल्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट के मोल्स कम है, लिख देता हूँ मैं, रिएक्टेंट के मोल्स कम है, यहाँ पे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम है और प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा है। तो यहाँ पे भी इतना खास इफेक्ट नहीं होगा, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम है
और प्रोडक्ट्स के मोल ज्यादा है तो यहाँ पे भी कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फर्क कहाँ देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 मोल 1 + 3 मोल्स कितना हो गया? ये हो जाएंगे 4 मोल्स। रिएक्टेंट्स के हो जाएंगे 4 मोल और प्रोडक्ट NH3 के हो जाएंगे 2 मोल्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप हर जगह पे देखेंगे रिएक्टेंट्स के मोल इस जगह पे ज्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी सबको मिटा देता हूँ, आप इसको पहले पिक्चर ले लीजिए और फिर सॉल्व कर लें। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है और प्रोडक्ट्स के मोल्स कम है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 17 पे। एमसीक्यू नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। ऐसा रेट, ऐसी स्पीड जिसपे एक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सब्सटेंस के एक्टिव मास पे। और रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये पूरी स्टेटमेंट है, ये पूरी स्टेटमेंट अब आपको याद भी होगी। ये पूरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में आई गेस, या लेक्चर नंबर 3 या 4 में। आप वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये थी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट थी लॉ ऑफ मास एक्शन की, जिसके अंदर हमने डेरिवेशन ऑफ केसी भी करी थी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या कहा जा रहा है? फॉर द रिएक्शन 4a + b आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2c + 2d में। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम स्टेट रीच्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज करेक्ट। वो बोले कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी डिस्क्रिप्शन सही है ऊपर वाले रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो 0 पे गिर जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन कभी खत्म नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। इक्विलिब्रियम में पहुंच के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन सी में रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं है कंप्लीटली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट, ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ ओनली सर्टेन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सिर्फ कुछ ही फ्रैक्शन ऐसा है जो कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, ये बात सही है। लेकिन ये बात इक्विलिब्रियम के एस्पेक्ट से नहीं है। मैं बोला इक्विलिब्रियम स्टेट की एस्पेक्ट से बताओ। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के एस्पेक्ट से सिर्फ एक ही बात सही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये इक्वल होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 19 पे क्या बोल रहे हैं? एमसीक्यू नंबर 19 पे बोल रहे हैं वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज। देखिए केसी अगर बहुत ज्यादा हो, केसी इज वेरी लार्ज, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स बहुत कम है, रिएक्टेंट्स बहुत कम बचे हैं और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स तकरीबन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तकरीबन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन ना होने के बराबर है। बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा नेग्लिजिबल। बैकवर्ड रिएक्शन नेग्लिजिबल, इसका मतलब ये होगा कि जो केसी वेरी लार्ज है, इसका मतलब ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, रिवर्स रिएक्शन तकरीबन हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं सारे के सारे। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 20 पे, एमसीक्यू नंबर 20 पे कहा जा रहा है यूनिट ऑफ केसी। यूनिट ऑफ केसी, केसी का कोई यूनिट नहीं होता, अब बल्कि ज्यादा बेहतर होगा केसी का कोई फिक्स यूनिट नहीं होता। केसी का कोई फिक्स यूनिट नहीं होता, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और इन जनरल प्रैक्टिस केसी का यूनिट लिखा भी नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया जाता है क्या चीज प्रिडिक्ट करने के लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है कि कब फॉरवर्ड होगी कब बैकवर्ड होगी। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये चेक करने के लिए भी यूज किया जा सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन देखने के लिए भी यूज किया जा सकता है कि कब हमारे पास रिएक्टेंट्स कंज्यूम होगा, कम होगा और कब प्रोडक्ट्स बढ़ेगा, उसके हिसाब से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे।
अब नेक्स्ट एमसीक्यू बेसिकली है एमसीक्यू नंबर 21 के बाद से है रिएक्शंस दैट प्रोसीड ऑन बोथ साइड्स। ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों साइड्स पर प्रोसीड होते हैं और कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, उन रिएक्शंस को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? तो ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस होते हैं इरिवर्सिबल। बेसिकली आपका, आप ये समझ लें कि एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ, रिव्यू करवा रहा हूँ चंद एमसीक्यूज को। अब उसके बाद एक और एमसीक्यू है जहां पे बोल रहे हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ। ये दोनों भी हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद एक एमसीक्यू हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है बैकवर्ड रिएक्शन के, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अब इस स्टेट में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये भी हमने स्टडी किया था अभी इसी वीडियो के अंदर। और लास्ट जो हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था वो ये था कि 4a प्लस बी आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2c प्लस डी के अंदर। तो कौन सी डिस्क्रिप्शन इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में कौन सी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है? तो हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको चैप्टर 1 इक्विलिब्रियम स्टेट वाला यानी केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।